मेरे पापा 1986 में कांस्टेबल ज्वाइन किए थे पुलिस, और अभी अपने करियर के लास्ट 2 साल में अभी प्रमोट होकर सब इंस्पेक्टर बन गए। ओके, सो जब आप इसमें आए तैयारी करने में, तो प्रीलिम्स की कैसे तैयारी रही थी आपकी? फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स की तैयारी मैं स्टैटिक पे फोकस करता था और बार बार रिवीजन करना स्टैटिक को, करंट अफेयर्स। बट प्रीलिम्स में मेरा फोकस होता है वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज कवर करना, जहाँ पे कि मेरे पास डीपर नॉलेज नहीं होता है लेकिन वाइडर नॉलेज होता है। तो एक साल में तैयारी अच्छी की जा सकती है यूपीएससी की? मेरे हिसाब से स्ट्रेटजिकली 1 साल 4 महीने में तैयारी की जा सकती है। 1 साल 3-4 महीने में स्ट्रेटजिकली आप रेडी कर सकते हैं खुद को यूपीएससी एग्जाम के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ है शिवम भैया, जिनका 216 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। ये इनका सेकेंड अटेम्प्ट था और ये इससे पहले 2+ ईयर करीब इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करी है, और इतनी अच्छी जॉब को छोड़ने के बाद क्यों सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है, इसके बारे में जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इनको सोशल वर्क करने का काफ़ी इंटरेस्ट है और ये इसी के चलते सिविल सर्विसेज में आए हैं, सो दैट कि वो उन लोगों तक अपने जरिए या फिर जो भी इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे, पावर्स रहेंगे, उनके लिए काम कर सके। साथ ही साथ इनकी जर्नी के बारे में हम ये भी पूछेंगे कि इन्होंने तैयारी को कैसे किया, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करी, ओवरऑल सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले आपका स्टूडेंटों का स्वागत है। ओके, सो सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह बताइए। जी, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैंने अपनी क्लास 6 से क्लास 10 तक की शिक्षा रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में करी है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक आईआईटी गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, और फिर वहाँ से फिर मैंने 2 साल 3 महीने तक ओला कैब्स में एज एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर काम किया है, और फिर जॉब छोड़ के तो मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की है 2020 अक्टूबर में। 2020 अक्टूबर में, और आपने इतनी जल्दी सिलेक्शन भी ले लिया, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? मैं अभी तो बहुत खुश फील कर रहा हूँ कि इतने चैलेंजिंग, इतने अनसर्टेन एग्ज़ाम में एक रैंक हासिल कर पाना ही मुश्किल काम, तो अब बेहद खुशी हो रही थी। ओके, अभी अब मैं आपसे बैक ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, तो आपने इसी अटैम्प्ट को लास्ट अटैम्प्ट मान के दिया था। उसके बारे में बताइए कि अब मैं 2 महीने मेरी रैंक आईएएस बनूंगा मैं इस बार पक्का। तो ऐसा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तबीयत ख़राब हो जाने के कारण प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से बेड रिटर्न हो गया था। तो वहाँ से एक सेटबैक लगा था कि इस बार प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, अब आगे कैसे होगा, क्या अनसर्टेनिटी समझ में आई प्रीलिम्स की। तो फिर मैंने सोचा था कि इस बार जी जान लगा के तैयारी करूँगा, राइट। और इस अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट की तरह ट्रीट करके मैंने तैयारी करी, और भगवान की दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से 216वीं रैंक इस बार। अभी हमने जैसे आपके कॉर्पोरेट सेक्टर की लाइफ को डिस्कस किया या फिर इंट्रो में मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में ओला कैब्स में काम किया, जो उस टाइम पे ओला चलाते थे क्या आप? नहीं, मैं ओला कैब पूरी कंपनी चलाते थे? कह सकते हैं कि ओला ऑटो का बिजनेस, सप्लाई, पूरा सप्लाई की किस सिटी में क्या सप्लाई होगी, इनको क्या इंसेंटिव्स जाएगा, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो सब देखना। इनफैक्ट ओला ऑटो के एलोकेशन प्रोडक्ट पे मैंने काम किया था। ओके। कि कैसे किसको कौन सा ऑटो एलोकेट होना चाहिए, तो काम मेरा बहुत इंटरेस्टिंग था। ओके, सो एवरेज कितने करोड़ रुपए कमा देते थे आप? कह सकते हैं कि वीक के 4 करोड़। 4 करोड़ वीक के? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा है यार। अच्छा, ठीक है। सो सिविल सर्विसेज में जब आप आए, तो स्टार्टिंग का मोटिवेशन, जैसे अभी हम पूछे आपसे, तो क्या था वो एग्जैक्ट मोटिवेशन क्या था, या कोई ऐसी स्टोरी रही हो जो आपको कभी मोटिवेट करी हो, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा हो जहाँ पे आपको लगा कि बस अब मुझे यहाँ पे होना चाहिए था, इसकी जगह पे मैं ये कर देता? सिविल सर्विसेज का मेरे पापा पुलिस में है, तो कहीं ना कहीं पापा हमेशा चाहते थे कि सिविल सर्विसेज में जाए, बट क्योंकि एक रिबेलियस चाइल्ड हम लोग हमेशा होते हैं, तो मैं कभी सोचा नहीं उसके बारे में। ओके। तो मैं जब 2018 में कॉलेज से प्लेसमेंट हो गई, उसके बाद मैं जॉब करने चला गया, और फिर पापा भी बोलना बंद कर दिए क्योंकि देखे कि मेरा रुझान नहीं है बस खराब। तो फिर वहाँ से ऐसा हुआ कि मैंने 2 साल काम किया और मेरा 2 साल होने वाला था, तो मैं एक लाइफ के ऐसे जंक्चर पे था जहाँ पे कि मुझे सोचना था कि लाइफ में अब और क्या करना है, क्या हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, या फिर
कुछ और करना है या जॉब में ही रहना है या कोई स्टार्टअप करनी है। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। और लॉकडाउन के टाइम पे जब सोचने के लिए इतना वक्त था तो वहाँ पे हिट किया कि यार मेरा तो फोटे है कि मुझे सोशल वर्क में मज़ा आता है, मुझे लोगों के हैप्पीनेस में अपना हैप्पीनेस मिलता है। तो क्योंकि मेरा कॉलेज का पूरा 4 साल सोशल सर्विस, इनफैक्ट मैं कॉलेज में साथ ही काउंसलिंग सेल में पूरे 3 साल बिताए हैं, वहाँ पे लोगों के प्रॉब्लम्स को जाना है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। तो वो जो हैप्पीनेस है, वो जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो मैं पहले फील कर रखा था। तो मुझे इसलिए कहीं ना कहीं जब मैं सोचने लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे सोशल इम्पैक्ट वाले काम करना है। तो उससे रियलाइजेशन हुआ कि IS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि रिसोर्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट करने का मौका मिल सकता है। राइट। तो फिर मैं जब रियलाइजेशन हो गया तब मैं सोचा नहीं, अब तो क्विट करके मेहनत करनी है और UPSC का एग्ज़ाम देना है और निकालना है। ओके ग्रेट। आपके पापा वैसे कौन सी पोस्ट पे है और कहाँ पोस्ट? मेरे पापा 1986 में कांस्टेबल ज्वाइन किए थे पुलिस, और अभी अपने करियर के लास्ट 2 साल में अभी प्रमोट होकर सब इंस्पेक्टर बन गए। ओके ग्रेट। सो आपके फादर ने जैसे आपने बताया कि कभी फोर्स नहीं किया, तो एज अ पुलिस ऑफिसर अभी आपके पापा बन गए हैं, इसके पहले कभी आपको ये नहीं लगा कि पापा आपके पुलिस है तो पुलिस स्ट्रिक्टली हमारे तरह बिहेव कर रहे हैं, हमारे साथ स्ट्रिक्टली? हाँ, अभी ये मैंने देखा कि सारे मोस्टली जो पुलिस वाले हैं, जो मेरे पापा और पापा के दोस्त जिनसे भी इंटरेक्शन हुआ मेरा, तो उनसे मुझे ये समझ में आया कि क्योंकि डिसिप्लिन वे में वो अपना पूरा लाइफ बिता देते हैं, तो एक कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस उनके बिहेवियर में आ ही जाती है। और जो कि मैंने भी अपने जीवन में पढ़ाई को लेकर उनका स्ट्रिक्टनेस हमेशा रहा कि बचपन से ही कि पढ़ाई करो, मेहनत करो। जब IIT के लिए तैयारी कर रहे थे तब भी कि हमेशा मोटिवेट कि पढ़ो, मेहनत करो और पढ़ने से ही अच्छा होगा जीवन में। और जो कि सच बात है कि पढ़ने से ही हमारे जीवन में सोशल मोबिलिटी मैंने खुद फेस की है, खुद देखा है कि कैसे हम सोशली इम्प्रूव हुए हैं, कहाँ से कहाँ। तो पढ़ाई का इम्पोर्टेंस मेरे पापा ने वो फील करा और उनका वो स्ट्रिक्टनेस हमेशा उसके बारे में था। राइट। ओके। सो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एक डिफरेंट बैकग्राउंड और जॉब करने के बाद, क्योंकि जॉब करते तो पढ़ाई छूट ही जाती है, जब आप इस फील्ड में आए तो कैसे स्टार्ट हुआ? जी, तो प्रिपरेशन करने से पहले जब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि यार ये करना है, UPSC करना है, तो मैंने होमवर्क करना शुरू किया कि आखिर ये एग्ज़ाम क्या है, आखिर इसकी डिमांड क्या है, इसका स्टेजेस कौन कौन से। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये 3 स्टेजेस होते हैं और ये सब होता है। तो मैंने एग्ज़ाम पे होमवर्क किया कुछ महीने, 1-2 महीने मैं समझने की कोशिश करी कि एग्ज़ाम का प्रीलिम्स के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, मेंस के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। और इंटरव्यू का नहीं सोचा था उस वक्त, वो बाद में हम लोग सोच लेते। Right. बट मेंस तक ये होमवर्क करके आया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल क्या होना चाहिए। तो ये सब मैं होमवर्क करके फिर जॉब छोड़ी थी। ओके। सो जब आप इसमें आए तैयारी करने में, तो प्रीलिम्स की कैसे तैयारी रही थी आपकी? फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स की तैयारी मैं स्टैटिक पे फोकस करता था और बार बार रिवीजन करना स्टैटिक को, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स जो आते हैं, PT 365 आता है विजन का, वो फॉलो किया था। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत लास्ट के 2 महीने तबीयत ख़राब हो गई थी और लास्ट के 1.5 महीने बेड रिटर्न निकल गया था। तो इसीलिए तैयारी हो नहीं पाई थी सही से, मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा पाया था, मैं पेपर्स नहीं लगा पाए थे। तो उस कारण से कहीं ना कहीं मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस हो गया था। तो वो सब मैंने दूसरे अटेम्प्ट में ठीक किया, प्रीलिम्स की तैयारी, टेस्ट सीरीज़ दी, अपनी गलतियों को समझा, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प रहा मेरे दोस्तों का, मेरे कॉलेज के जूनियर्स का, जो यहाँ पे पहले से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराया, मेरे एग्ज़ाम के पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके को बताया कि कहीं ना कहीं उसमें गलतियाँ हैं। और फिर उसके बाद एक चमत्कार हुआ कि जब उन्होंने मेरी गलतियों का रियलाइजेशन मुझे कराया और मैंने उस पर काम किया, तो फिर उसके बाद मेरे टेस्ट में भी कभी ख़राब मार्क्स नहीं आए, हमेशा ऐसे आए। राइट। सो मेंस के लिए आपने कैसे किया? मेंस के लिए मेरी तैयारी शुरू से ही मेंस फोकस्ड रही है, जहाँ पे कि मैं अपने ऑप्शनल पे मेहनत किया बहुत, क्योंकि मेरा मैथ्स ऑप्शनल है तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट जाता है, क्योंकि बाकी उसका कोई ओवरलैप नहीं होता है किसी सब्जेक्ट से। तो मैंने ऑप्शनल पे बहुत मेहनत करी और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले ही मेंस की एक टेस्ट सीरीज़ लगा रखी थी। Okay. तो मैंने उसमें 17-18 टेस्ट दिए थे
और फिर वहाँ से फीडबैक लूप चलता है जहाँ पे कि आप अपनी गलतियों को समझते हो, दूसरे के तरीके को जानते हो कि टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं, फिर उसको आप इनकलकेट करने की कोशिश करते हो। तो मैंने भी टॉपर्स की कॉपियाँ पढ़ी और उसके जो निटी ग्रिटीज़ हैं जो कि उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है कि ये करने से एग्जामिनर को अच्छा लगता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने से एग्जामिनर को अच्छा लगता है। तो फिर मैंने भी कोशिश करी एग्जांपल्स के थ्रू, डेटा के थ्रू अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने की, और उससे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, जैसे कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर से इसमें आए और आपने प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बताया कि ऐसे प्रिपेयर किया, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोचिंग वगैरह भी करनी चाहिए? अब मेरा पढ़ाई का जो रिदम था या फिर जो भी था सब छूट गया इसलिए। कहीं ना कहीं एक से एक बिलीव था कि मैं एक हार्ड वर्किंग इंसान हूँ और मैं खुद से मेहनत करूँगा तो शायद हो जाएगा। बट बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि मैंने जो कॉर्पोरेट में काम किया था तो मेरे पास फिनांसेस थे, तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं था कि कोचिंग ले लूँगा। हाँ। बट जब मैं को लॉकडाउन के टाइम पे अपने मम्मी पापा के पास चला गया था और वहाँ पे पढ़ने की कोशिश करी, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब खुद से किए जा सकते हैं। तब फिर मैंने कोई भी क्लासरूम कोचिंग नहीं ली, ना जीएस के लिए ना अपने मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए। बट हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने फोरम के डिफेंस सर के मटेरियल्स यूज़ किए थे मेंस में। और उसके अलावा जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है जिसने कि मेरे आंसर राइटिंग को इम्प्रूव किया है, वो मैंने MGP प्लस करके एक मेंस की टेस्ट सीरीज़ आती है फोरम की, मैंने वो ज्वाइन करी थी। और उसने कहीं ना कहीं मुझे बूस्ट किया मेरे आंसर्स को इम्प्रूव करने में, मेरे टाइम मैनेजमेंट को पेपर में, और उसका अच्छा रोल रहा मेरे। ये MGP क्या है वैसे? MGP एक मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें कि वो लोग मैंने MGP प्लस लिया था तो उसमें GS प्लस एस से इंक्लूडेड था। और मैंने वो गाइडेंस प्रोग्राम था जहाँ पे कि आप मेंटर से भी मिल सकते हो और अपनी गलतियों का सुधार भी कर सकते हो। राइट। अच्छा, जैसे कि आपने अभी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बारे में बताया, अगर मैं प्रीलिम्स के बारे में पूछूं तो प्रीलिम्स के जैसे कुछ दिन पहले क्या स्ट्रेटजी होती थी, किस तरीके से पढ़ाई होती थी? जैसे क्या है, पहले आपने बताया भी मेंस ओरिएंटेड पढ़ता था, अब जैसे प्रीलिम्स आ गए, मान लो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तब कुछ ना कुछ तो चेंजेस करते हो भाई प्रीलिम्स ओरिएंटेड। जी, मेरी पढ़ाई मेंस ओरिएंटेड रहती थी, लेकिन प्रीलिम्स के 3 महीने पहले मैं मेंस की तैयारी छोड़ देता था और प्योरली प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाता था। हाँ। और उसमें मेजर फोकस रहता था मेरा टेस्ट सीरीज, और वहाँ से होने वाली गलतियों पे अपनी समझ डेवलप करना, और उसके अलावा अपने स्टैटिक को बार बार रिवाइज करके उसको इम्प्रूव करते रहना और उसको रिकॉल करते रहना। प्रीलिम्स के कुछ दिन पहले ऑफ कोर्स प्रेशर बढ़ जाता है और ये सब होता है, तो मैं उसको रिवीजन के लिए रखता था लास्ट के 10 दिन, और उसमें मैं अपने सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स और जो भी मेरे पास नोट्स हैं वो सब रिवाइज करता था, और लास्ट के 1-2 दिन अपने मेंटल स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस और कामनेस ऑफ माइंड, कंपोजर पे काम करने की कोशिश करता था। राइट। ओके, सो अभी आपने ये बताया, अच्छा एक चीज़ और मैं अगर आपसे पूछूं, प्रीलिम्स में जो सी सेट होता है, तो आप इंजीनियर बैकग्राउंड के हो तो सी सेट को तो आई थिंक आपने टच ही नहीं किया होगा फिर। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो मैंने सी सेट पे मेहनत नहीं करी बहुत। बट हाँ, लास्ट के 2-3 दिन में मैं कुछ पेपर्स निकालता था और उसको दे देता था और अपने मार्क्स देख लेता था कि कितने आ रहे हैं, और मोस्ट लाइकली कंफर्टेबल रेंज में हमेशा मार्क्स आते थे, तो कभी ऐसा टेंशन लेने का दिक्कत नहीं। अच्छा, जो फैक्ट्स डाटा होता है, प्रीलिम्स के पहले क्या फैक्ट वाइज डाटा पढ़ने पे ज़्यादा फोकस रखते थे, या फिर मतलब जो तरीका है पढ़ने का मेंस ओरिएंटेड, या फिर जो स्टैटिक्स है पूरा उस तरीके से काम करने का? प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई में डिफरेंस है। मेंस में हम लोग एनालिटिकल पढ़ते हैं, उस पे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, चैलेंजेस, उसके मेजर्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। हाँ। बट प्रीलिम्स में मेरा फोकस होता है वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज कवर करना, जहाँ पे कि मेरे पास डीपर नॉलेज नहीं होता है लेकिन वाइडर नॉलेज होता है, बहुत सारे चीज़ों पे इन्फॉर्मेशन होता है, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो। बट मेंस में क्या होता है कि टॉपिक डिफाइंड है तो आप उसमें डीपर एनालिसिस करते हैं, उसके इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं, और फिर इनफैक्ट उनके चैलेंजेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं बार बार और समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिफरेंस है प्रीलिम्स और मेंस के प्रिपरेशन में। एक प्रीलिम्स में आप वाइडर स्पेक्ट्रम कवर करते हैं और मेंस में आप डीपर स्पेक्ट्रम कवर करते हैं। राइट। क्या आपने प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स या फिर वो सब बनाए हैं? जी बिल्कुल, मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन नोट्स पे रिलाई करके किया है।
मैंने अपने 4 महीने 4.5 महीने के प्रिपरेशन के बाद मैंने मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लिए थे और मैं उन्हीं को पढ़ता रहा। मैंने किताबें दोबारा कभी नहीं खोली और नोट्स ही है जो कि आपको कम जगह पे बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने का मौका देता है कि आप कम चीज़ें पढ़ते हो लेकिन उसको इतनी बार पढ़ते हो कि आप इजीली उसको अपने एग्जाम में प्रोड्यूस कर सकते हो। अच्छा। तो इसीलिए नोट्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, प्रीलिम्स जो होता है उसमें प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्या आप एक बार सारी कह सकते हैं सिलेबस को कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट पे गए या फिर मान लो पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर लिया फिर आप उन सब पे चले हो? मैं शुरुआत के प्रिपरेशन में मैंने ट्राई किया कि टॉपिक वाइज कवर करके मैं उसके एटलीस्ट क्वेश्चंस देख लूँ कैसे आते हैं यूपीएससी में। बट लास्ट में पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है और पीवाईक्यू बाइबल है सब कुछ का, प्री का भी मेंस का भी। यदि आप पीवाईक्यू पे फोकस कर लेंगे तो आपका स्कोर खुद ही इम्प्रूव हो जाएगा। तो मैंने लास्ट के 2010 के बाद से मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बट सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने पीवाईक्यू पे बहुत फोकस किया और मैंने 2010 के बाद से 2021 तक के पीवाईक्यूज़ को किए खुद से और उसको एनालाइज किया और उसमें जो इन्फॉर्मेशन एडेड इन्फॉर्मेशन थे उसको याद रखने की कोशिश करी और जो जिन्होंने कि सच में मुझे 2022 के प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चन में मदद करी। ओके, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या एनसीईआरटी की क्या अप्रोच थी और किस तरीके से कवर करती? मैंने एनसीईआरटी सारी नहीं भरी है, मैंने सेलेक्टिव एनसीईआरटी रीडिंग करी है और जैसे ज्योग्राफी की मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पढ़ी है और 6 to 10 एक बार पढ़ी है और 11 12 बार पढ़ी है उसके नोट्स बना के। हाँ। और हिस्ट्री की एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। मैंने सेलेक्टिवली एनसीईआरटी पढ़ी क्योंकि मुझे लगा कि सेलेक्टिव एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ी और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी। सोसाइटी की एक एनसीईआरटी आती है क्लास 11th की, वो पढ़ी। उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी इकोनॉमी की एनसीईआरटी भी पढ़ी मैंने, बट मेजर फोकस बाद में तैयारी में गुरनाल सर के नोट्स इकोनॉमी में। राइट, इकोनॉमी। ओके, जैसे कि सिविल सर्विसेज की जो आपकी तैयारी है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रही है, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स का तो कोई रोल ही नहीं रहा हुआ रहता है अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि आपको हर दिन सेल्फ डाउट होता है। आप एक अच्छी जॉब छोड़ के आए होते हैं और आपको एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटीज़ पता होती हैं कि एग्ज़ाम कितना अनसर्टेन है। आप चाहे कितने भी अच्छे हो आपको फिर भी डर लगेगा और डर सबको लगता है, सेल्फ डाउट सबको होता है, लेकिन उससे जीतने का तरीका ये है कि आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ और मेरे से संभव है, और जिसके पास भी सेल्फ बिलीफ है वो कर सकता है। अच्छा, कोई बुक होती है उसको क्या अप्रोच होती है पढ़ने का? जैसे मान के चलो वही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके इंटरेस्ट का है ही नहीं, मैं मान लेता हूँ इकोनॉमी है मेरा, तो इकोनॉमी के लिए जैसे रमेश सिंह हो गई या फिर और भी डिफरेंट मार्केट में जैसे अभी नितिन सिंह नहीं है ना, तो क्या अप्रोच होती थी पढ़ने की आपको? पहले तो मैं बुक्स को कवर टू कवर पढ़ने से पहले मैं अपने सीनियर्स या बैचमेट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनसे एक बार कांटेक्ट करता था, क्योंकि मेरी तैयारी काफ़ी कोलैबोरेटिव रही है, लोगों के साथ मिलकर रही है, दोस्तों के साथ मिलकर तैयारी की है। तो पहले उनसे कांटेक्ट करता था मैं कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मुझे एनालाइज टाइप जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो बता देते थे कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें चीज़ों पे प्रायर फोकस होना चाहिए। और उसके अलावा मैं ट्राई करता था कि मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस जो है वो कवर कर लूँ बुक से, और यार आपको मन नहीं भी लगता है तो भी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है और ये आपका गोल है तो आपको करना है। तो इसीलिए अपने माइंडसेट को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा कि और आपको मज़ा ढूंढना पड़ेगा नॉलेज गेन में। हाँ, और मेरा मज़ा नॉलेज गेन में था, तो इसीलिए मुझे बोरिंग नहीं लगा कभी कि कोई भी किताब पढ़ना। ओके, जैसे अभी आपने बताया प्रायर टॉपिक्स जो होते हैं ना, वो आप अपने सीनियर वगैरह से न्यूज़ लेते थे अपनी किसी से कि भैया सुनो ना मेरे को कुछ बताओ ना कैसे करूँ ठीक है, तो अब आप क्या बताना चाहोगे कि मतलब कुछ प्रायर टॉपिक जैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी पढ़ लो तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आ जाने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, अगर एंशिएंट मिडिवल नहीं पढ़ोगे तब भी भाई अच्छा स्कोर कर लिया हिस्ट्री में,
तो कुछ इस टाइप के टॉपिक्स और सब्जेक्ट को बताओ, स्टूडेंट उन पे पहले फोकस करे, देन अगर वो अच्छे टाइम लिमिट में कर लेते हैं। जैसे मैं कभी एग्जाम देने जाता हूँ तो पहले वो चीज़ ज़्यादा पढ़ता हूँ जो ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि मैं एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो उस टाइम पॉसिबल ही नहीं होता है सारी चीज़ कवर हो जाए। सही सही। हाँ बट यार मुझे जो समझ में आता है कि ये एग्ज़ाम एक कंटिन्यूस एग्ज़ाम है, बहुत बहुत लॉन्ग मैराथन है, तो आप कभी भी अपनी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कुछ नेग्लेक्ट करके ना जाए पेपर में। हाँ मैंने भी कोशिश यही करी थी। मैंने सुना था कि मिडिवल से क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी मैंने 3 सोर्स फॉलो किया था। हाँ। भले ही मेरे से क्वेश्चन नहीं बने एग्जाम में, वो अलग बात हाँ। बट मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने एंड से तैयारी करके जाऊँ अच्छी। और मेरे हिसाब से आपको PYQ के जो ट्रेंड है उसको समझ के कि यार पिछले 4 साल से मिडिवल आ रहा है, तो फिर आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे पॉलिटी है, तो उसमें पार्लियामेंट से रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, या प्रेसिडेंट है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उससे क्वेश्चन आते हैं, तो हमको करके जाना है वो। तो वैसे टॉपिक्स है, जैसे इकॉनमी है, तो इकॉनमी में जो मनी है, मनी मार्केट, उसके अलावा रेपो रेट, CRR, LRR, ये सब रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो अपने को ये करके जाना चाहिए हर हालत में। ओके अच्छा, जैसे कि कुछ जो आप नोट्स बनाती हूँ, तो नोट्स में सबसे ज़्यादा आपने कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक्स के नोट्स बनाए? मैंने नोट्स किताबों से बनाए हैं, तो मोस्टली जो किताब में चीज़ लिखी है उसको मैंने ट्राई किया है कि अपने नोट्स में जो इम्पोर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट के ज़्यादा बनाए? मैंने ज्योग्राफी के 4 बुक के नोट्स बनाए, अच्छा। चारों NCERT के नोट्स बनाए, 11th के 2, 12th के 2। मैंने लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए, जो कि अपने आप में एक टफ बात है, क्योंकि लक्ष्मीकांत को लोग खुद ही एक नोट्स कहते हैं, बट मैंने फिर भी उसके नोट्स बनाए। हाँ। मैंने मुरनाल सर के नोट्स के अपने नोट्स बनाए, और उसके अलावा मैंने स्पेक्ट्रम के अपने नोट्स बनाए, मैंने मिडीवल और एंशिएंट के भी अपने नोट्स बनाए। मैंने आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया के नोट से भरा, मैंने बुक नहीं भरी, मैंने नितिन सिंघानिया के नोट से भरा, क्योंकि उस पर मुझे लगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही अतरंगी टाइप के आते हैं, तो इसीलिए मैंने ट्राई किया कि बस इतना पढ़ लो और इससे जो है वो गलत ना करूँ मैं। हाँ, तो मैंने उस पर पूरा फोकस किया, और उसमें एडिशन किया मैंने मिनिस्ट्री के वेबसाइट से जाके, CCRT के वेबसाइट से जाके कुछ कुछ चीज़ें जो फोक सॉन्ग है, या कहीं का फोक आर्ट है, या पपेट आर्ट है कहीं का, तो वो सब मैंने ऐड किया अपने नोट्स में, उसी नोट्स में। उसके अलावा मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ों के नोट्स मैंने इन्वायरमेंट के नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि वो एक किताब है जो PMIS, जो खुद में ही एक बहुत बड़ी किताब है, तो उसका नोट्स बनाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, तो वो मैंने नहीं बनाया। अदरवाइज मैंने एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, हालांकि सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब के नोट्स बनाए थे। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बीमार नहीं पड़ते तो 1 साल में तैयारी अच्छी की जा सकती है UPSC की? मेरे हिसाब से स्ट्रेटजिकली 1 साल 4 महीने में तैयारी की जा सकती है। 1 साल 3-4 महीने में स्ट्रेटजिकली आप रेडी कर सकते हैं खुद को UPSC एग्ज़ाम के लिए। बट लेकिन आप रेडी कर सकते हैं, UPSC आपको लेने के लिए रेडी है कि नहीं, वो UPSC हाँ, वो तो वो वही अनसर्टेनिटी है इस एग्ज़ाम का, जो कि हर टाइम आदमी को खुद को पुश करने के लिए कहता है। आप चाहे कितना भी रेडी हो, आपका नहीं होता है, फिर आप पुश करते हो खुद को, और अपने स्किल्स को UPSC के स्किल्स से मैरी कराने की कोशिश करते हो, और अपने नॉलेज को UPSC के नॉलेज से, जो उनकी नीड है उसके हिसाब से अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं तैयारी की जा सकती है, बट सिलेक्शन की गारंटी तो कोई कितने भी ईयर्स में अभी आपने मैरी की बात करी, तो अपनी मैरिज का जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि करूँगा। हाँ, जल्दी तो मैं ओके अब मैं सोच रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि गर्लफ्रेंड वगैरह है आपकी? ये भी ऐसे सवाल भी है आप हैं सवाल। अरे वाह, ग्रेट। लकीली उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है एग्ज़ाम के प्रोसेस में भी, कॉन्फिडेंस देने में कहते तेरा होगा। तो वो भी मैम भी UPSC एस्पिरेंट? नहीं, वो एस्पिरेंट नहीं, वो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके ग्रेट, फिर तो आपको काफ़ी गाइडेंस भी लिया होगा। कह सकते हैं। राइट, ओके। सो लास्ट में एक चीज़ और बताइए, इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू के लिए कैसे किया, और इंटरव्यू क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे परफेक्ट? तो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में मेरा जो इंटरव्यू का डेट आया था वो बहुत फर्स्ट ही वीक में आ गया था, 8 फरवरी को था, तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम था मेरे पास तैयारी करने के, बट 1 महीने 30 दिन, 1 महीने 15 दिन बहुत होते हैं तैयारी के लिए।
तो मैंने मेजर फोकस अपना रखा था कि मेरा जो पर्सनैलिटी है, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो स्ट्रेंथ है, उसको मैं लूज़ ना करूँ। मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ, मैं अपने बातों में ऑनेस्टी दिखती है, तो मैं उसको लूज़ ना करूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे लोग कुछ भी गाइडेंस देते थे कि तुम ये चीज़ को ऐसे ये आंसर दे के इम्प्रूव कर सकते हो, बट आई ट्राई टू बी मोर ऑनेस्ट एंड मोर ट्रूथफुल, कि भाई मैं सच बोलूँ। और मैं अब मेरा जो फोटे है, जो मेरा स्ट्रेंथ है, कि जहाँ पे कि लोग मेरे से कनेक्ट फील करते हैं, क्योंकि मैं उनको उतनी ऑनेस्टी से अपनी बातों को रखता हूँ, तो वो मैंने नहीं छोड़ा। और मैंने मेरे यूपीएससी का इंटरव्यू की तैयारी का फोकस मेजरली यही था कि मेरे जो डैफ है उसको मैं पूरे अच्छे से तैयार करूँ, क्योंकि मेरा बहुत वेरीड एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ, मेरा स्पोर्ट्स में बहुत वेरीड एक्सपीरियंस। मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, तो मुझे उसके लिए भी तैयार करना, मैं जैवलिन करता हूँ, अरे मुझे उसके लिए भी तैयार, मैं पार्कोर करता हूँ, तो मुझे उसके लिए भी तैयार करना, मैं हिप हॉप करता हूँ डांस में, तो मुझे उसका भी तैयारी करना है। तो मैंने जो भी मेरे इंटरेस्ट थे उनको मैंने अच्छे से तैयारी करी उनकी। और दूसरा, करंट अफेयर को नहीं छोड़ा। न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहे, 2 न्यूज़पेपर्स पढ़े, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू। और उसके अलावा कुछ नोट्स करंट अफेयर्स के दोस्तों के वो मांग के उससे भी तैयारी करी। और मेजर फोकस लेकिन मेरा मेरे पर्सनैलिटी पे था, मेरे डैफ पे था, मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी LBC। तो इंटरव्यू का मैं प्योर फोकस मैंने अपने पर्सनैलिटी पे रखा और करंट अफेयर्स करता रहा। ओके, सो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहोगे आप फ्यूचर एक्सपीरियंस को मैं यही बोलना चाहूँगा कि सेल्फ बिलीफ रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुमको सेल्फ डाउट आता है, मुझे आता है, जो रैंक 1 होंगे उनको भी आया होगा, तो सेल्फ डाउट सबको आता है, बट सेल्फ बिलीफ रखते हैं कि एग्ज़ाम निकलेगा, और एग्ज़ाम निकलने के लिए बनाया है, तो एग्ज़ाम निकलेगा। और दूसरा ये कि तैयारी को आइसोलेशन में नहीं करके थोड़ा कोलैबोरेटिव करें, जहाँ पे कि आप दूसरे का साथ दें, वो आपका साथ देंगे, और ऐसे करके एक कोहेरेंस होगा, जहाँ पे कि तैयारी, आपकी कुछ स्किल है जो आप में नहीं होंगी, कुछ आपके दोस्त में कुछ स्किल है जो उनमें होंगी, तो इससे क्या है कि एक दूसरे से सीखते हुए यदि तैयारी करते हैं तो तैयारी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, और अपना स्किल बहुत तेज़ी से डेवलप भी होता है। तो यदि मेरा एक सजेशन है, या एक एडवाइस कह सकते हैं, या जो भी कहिए, मैं ये बोलूँगा कि तैयारी को कोलैबोरेटिव रखें, तैयारी को कोऑपरेटिव रखें, दोस्तों के साथ अपने को आइसोलेशन में ना जाने दें, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ भी हैम्पर करता है। और उसके अलावा फिर और खुश रहना बहुत ज़रूरी है तैयारी में ना। तैयारी में खुश रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतने ज़्यादा अनसर्टेन एग्ज़ाम में यदि आप खुश नहीं रहेंगे तो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, अपने मेंटल स्टेबिलिटी को संभाल नहीं पाएंगे। तो खुश रहिए, अपने दोस्तों के साथ रहिए, उनके साथ मिलकर प्रिपेयर करिए, और एक अच्छे फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस मोड में तैयारी करते रहिए। और पक्का ये है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम निकलेगा, एग्ज़ाम निकलने के लिए ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली आंसर। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी सब कुछ बताई। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। जय